हेलो फ्रेंड्स, वन का पहला पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम वन से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ में वन से रिलेटेड आज हम सेकंड वीडियो देखने वाले हैं। तो आज हम वनों से रिलेटेड उसका वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं कि प्रशासनिक आधार पर वनों को, प्रजाति आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया, इन सभी को आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं वनों का वर्गीकरण। आज का टॉपिक है वनों का वर्गीकरण। तो वनों को छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो जहाँ भी आप देखेंगे, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, तो वनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्रशासनिक आधार पर, दूसरा होता है प्रजाति आधार पर और तीसरा होता है प्राकृतिक आधार पर। तो आज हम देख रहे हैं, पहला देख रहे हैं प्रशासनिक आधार पर। प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, तो इसको याद रखना है आपको। प्रशासनिक आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। यहीं पर मैं बना रहा हूँ तीनों को। पहला कौन सा है? पहला आप देखते हैं तो आपको मिलेगा आरक्षित वन। पहला क्या हो जाएगा? आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट। दूसरा हो जाएगा संरक्षित वन। दूसरा क्या है? संरक्षित वन। और तीसरा आपको मिलेगा अवर्गीकृत वन, या इसी को आप बोलते हैं खुले वन। पहला क्या हो जाएगा? पहला है, याद रखिएगा, पहला आपको मिलेगा आरक्षित वन, सेकंड है संरक्षित वन और तीसरा हो जाएगा खुले वन, या इसी को आप बोलते हैं अवर्गीकृत वन। तो तीनों में अंतर क्या होगा, अच्छे से आप इसको समझिए। देखिए, आरक्षित वन ऐसा वन जहां पर पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा। ऐसा वन जहां पर प्रत्यक्ष नियंत्रण किसका होगा? सरकार का होगा। लिखते जाइएगा, ऐसा वन या ऐसा फॉरेस्ट जहां पर पूरा का पूरा नियंत्रण किसका होगा? सरकार का। और कौन सरकार का? केंद्र प्लस राज्य, दोनों सरकार इसमें आएंगे। जहां पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक होता है, वो पूरा का पूरा वन क्या कहलाता है? वो पूरा का पूरा वन कहलाता है आरक्षित वन। जैसे आरक्षित वन कैसे मतलब बोल सकते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट। जैसे रिजर्वेशन होता है कि किसी एक कास्ट को रिजर्वेशन दिया जाता है, मतलब उस कास्ट के अलावा उस पर और कोई भी अदर कास्ट के व्यक्ति उसमें आप शामिल नहीं कर सकते रिजर्वेशन प्रोसेस के तहत। यहाँ पर भी सेम है। अगर आप आरक्षित वन या रिजर्व फॉरेस्ट की बात करते हैं, वहाँ पर जो भी फॉरेस्ट के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती है, वहाँ पर केवल और केवल कुछ भी नियम कानून बनाना होगा तो केवल आप केंद्र और राज्य सरकार ही बना पाएगा, एक सामान्य व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अर्थात यहाँ पर लकड़ी काटना या बोल सकते हो जमा करना, लकड़ी काटना व जमा करना तथा मवेशी चराना मना है। याद रखिएगा, आप किसी भी कंडीशन में ना तो आप परमिशन लेके वहाँ पर लकड़ी काट सकते हैं और ना तो आप मवेशी चरा सकते हैं। आप वहाँ के स्थानीय निवासी हैं तो भी से आपको ये अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। और इसी आरक्षित वन के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क आते हैं व अभ्यारण्य। नेशनल पार्क व अभ्यारण्य किसके अंतर्गत आते हैं? आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क में ना तो आप लकड़ी काट सकते, ना लकड़ी को जमा कर सकते और ना ही आप वहाँ पर मवेशियों को चरा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट, जो मैं बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के कुल वन का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है। मैं आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ के, अगर आप देखेंगे तो बताया कि छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल कितना है। छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल आपको बताया था कि 59816 वर्ग किलोमीटर है। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताया था छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल पिछली क्लास में बताए हैं 59816 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, यही है। तो इतने में आपका कितना प्रतिशत जो एरिया है वो आरक्षित वन के लिए रिजर्व रखा गया है? तो छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 43.13% एरिया आरक्षित वन के लिए है।
तो प्रशासनिक दृष्टि से सर्वाधिक वन कौन सा है अगर क्वेश्चन आए तो आरक्षित वन है। देखिए लगभग 43.13%। तो आप 59 मतलब 59,816 वर्ग किलोमीटर का अगर आप 43.13% निकालते हैं तो ये लगभग आ जाता है आपका 25,700, ये आ जाएगा 25,782 वर्ग किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 25,782 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। ये छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 43.13% है आपका आरक्षित वन। तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग आ जाएगा 25,782 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखना है आरक्षित वन किसको बोलेंगे? जहाँ पर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो, लकड़ी काटना मना हो, मवेशी को चराना मना हो, और यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य सभी के सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। किस जिले पर कितना ज़्यादा है, क्या है, मैं सब अभी आपको बताऊँगा कि कौन से जिले पर कितना है ज़्यादा। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आरक्षित वन और न्यूनतम आरक्षित वन कौन कौन से ज़िले में है। अभी वर्तमान की स्थिति में देखिए, अभी 33 जिले के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डाटा नहीं आया है, अभी मैं आपको 28 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है दंतेवाड़ा, आपको इसी डाटा को अभी लेना है। ठीक है, दूसरा है न्यूनतम में आप देखेंगे तो है कोरबा। तो सबसे ज़्यादा आरक्षित वन कहाँ पर है? दंतेवाड़ा में, और सबसे कम आरक्षित वन आपको मिलेगा कोरबा में। यहाँ पर जैव विविधता, यहाँ पर पर्यावरण को संरक्षित रखा जाता है। जैसे नेशनल पार्क, अभ्यारण्य में क्या किया जाता है? पर्यावरण को संरक्षित रखा जाता है, जैव विविधता वहाँ पर अधिक पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के जीवों में विविधता को ही क्या कहा जाता है? जैव विविधता। पर्यावरण को संरक्षित रखा जाता है तथा उसको संवर्धित किया जाता है, मतलब उसको एक प्रकार से उसको सेफ रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है तथा उसके विकास के लिए कार्य किया जाता है। कहाँ पर? आरक्षित वनों में, मतलब राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में। उम्मीद कर रहे हैं आरक्षित वन आपको समझ आया होगा। सेकंड देखते हैं संरक्षित वन। संरक्षित वन भी सेम वैसी है जैसा अभी आप देखें आरक्षित वन, मतलब यहाँ पर भी प्रत्यक्ष नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है, और ये भी केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इसमें शामिल है। तो अंतर क्या है फिर दोनों में? आरक्षित और संरक्षित वन में फिर अंतर क्या हुआ? यहाँ पर लकड़ी काटना या जमा करना तथा मवेशी चराना, यहाँ पर देखिए मैं दोनों अभी तक का सेम है, लेकिन यहाँ पर एक नया चीज़ जुड़ जाएगा। लकड़ी काटना और जमा करना तथा मवेशी चराना यहाँ के निवासियों के लिए, याद रखना, अगर उस क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र जो संरक्षित वन के अंतर्गत आता है और वहाँ पर वहाँ की स्थानीय निवासी रहते हैं जिनका रोजगार जो पूरे के पूरे किसके? वन के ऊपर डिपेंड है, वहाँ पर उन ऐसे निवासियों को लकड़ी काटने का, जमा करने का और मवेशी को चराने का अधिकार दे दिया जाता है। अर्थात लकड़ी काटना व जमा करना तथा मवेशी चराना, ये वहाँ के निवासियों को क्या कर दिया जाता है? अधिकार दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे वहाँ पर लकड़ी है, संरक्षित वन के, आरक्षित वन के अंतर्गत अगर वहाँ पर कोई लकड़ी टूटकर गिर भी जाए तो भी से आप उस लकड़ी को नहीं ले जा सकते, जमा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अगर कोई लकड़ी टूट जाए या वो पेड़ जब अब ग्रोथ करने की स्थिति में नहीं है, उस पेड़ को आप काट सकते हैं, वहाँ के निवासी उस पेड़ को काट सकते हैं। कोई वहाँ पर फलदार वृक्ष हो या फिर ऐसे जो वहाँ पर अभी भी फल फूल रहे हो, ग्रोथ हो रहे हो, ऐसे वृक्षों को वहाँ पर नहीं काटा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ के निवासियों को कुछ स्पेशल छूट दी गई है संरक्षित वन के अंतर्गत, और ये राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का, याद रखिएगा, राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का 40.22% क्षेत्रफल में पाया जाता है। तो प्रशासनिक आधार पर सबसे ज़्यादा है आरक्षित वन, सेकंड में देखा जाए तो वो आता है संरक्षित वन, और ये कुल क्षेत्रफल का कितना है? लगभग 24,036 वर्ग किलोमीटर। तो परसेंटेज में आया तो क्या लिखना है? 40.22%। अगर आपका आ जाए कि क्षेत्रफल में आ जाए तो क्या लिखना है? आप निकाल लीजिएगा 59,816 वर्ग किलोमीटर का 40.22% निकाल लीजिएगा, लगभग आपको उतना ही आएगा। ठीक है, तो राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बोल सकते हैं? 40.22% है। सर्वाधिक अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक आपको मिलेगा, सर्वाधिक और न्यूनतम,
तो सर्वाधिक किस जिले में है? तो सर्वाधिक है ये सरगुजा में। ठीक, देखिए आसान है, स से संरक्षित, स से सर्वाधिक, स से सरगुजा, तो तीनों स से आ रहा है तो आपको याद रखना है। और न्यूनतम देखेंगे तो ये न्यूनतम आ जाएगा जांजगीर चांपा में। मैं इससे भी पहले वाली क्लास में बताया हूँ आपको, अत्यंत सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन, ये सभी के सभी आप देखे हैं। और आपके लास्ट आता है कुल वन, जिसमें से लास्ट का तीनों के तीनों पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो पूरा जांजगीर चांपा में ही सबसे कम है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा, लेकिन आरक्षित वन में सबसे कम आ जाएगा कोरबा। एक ही स्पेशल है जो नया है, जिसमें न्यूनतम में आपको कोरबा याद रखना है, अदरवाइज संरक्षित वन में भी क्या आ जाएगा आपका जांजगीर चांपा ही आ जाएगा। यहाँ पर आपको बता दिया कि स्थानीय निवासियों को कुछ स्पेशल छूट दी जाती है। लेकिन अगर आप अवर्गीकृत वनों की बात करते हैं तो यहाँ पर राज्य सरकार का, या बोल सकते हैं राज्य सरकार, या आप बोल सकते हैं केंद्र सरकार का नियंत्रण इसमें नहीं रहता, नियंत्रण नहीं रहता। आ रहा समझ में? नियंत्रण यहाँ पर नहीं रहेगा, मतलब किसका नियंत्रण होगा? किसी का भी नहीं। मतलब यहाँ पर आप लकड़ी काट भी सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं, मवेशी को चराने भी ले जा सकते हैं। ये सब का अधिकार आपको दिया गया है खुले वन में। तो ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 16.65% पाया जाता है। हमारे राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का 16.65% है। तो प्रशासनिक दृष्टि पर सबसे अधिक है, 43.13% पर आरक्षित वन है। सेकंड आता है संरक्षित वन जो कि है 40.22%, और तीसरा आता है अवर्गीकृत या खुले वन जिसका प्रतिशत है 16.65%। और राज्य के अगर एरिया में देखा जाए तो 9954 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक दृष्टि से आप बोल सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आप सब चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर केवल और केवल वहाँ के निवासियों को कुछ स्पेशल छूट दी जाएगी, और ये वाले हिस्से में आप ना तो लकड़ी काट सकते हैं, ना जमा कर सकते हैं, और ना ही आप मवेशी को चरा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रशासनिक दृष्टि पर, आप बोल सकते हैं प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। सेकेंड देखते हैं कि प्रजाति बहुलता के आधार पर वनों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। दूसरा देखते हैं प्रजाति आधार पर वनों का वर्गीकरण। अभी हम देखे हैं प्रशासनिक आधार पर। सेकंड देखते हैं प्रजाति आधार पर। प्रजाति का अर्थ होता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रजाति के क्या पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे साल, सागौन, शीशम, साल, सागौन, साजा, बीजा, शीशम, खैर, ये सभी के सभी मुख्य वनोपज के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। जिसमें से सर्वाधिक देखा जाए तो कौन से हैं? अगर आप पर्टिकुलर किसी वृक्ष की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में साल वृक्ष पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पर आता है सागौन। तो इन सभी को, और वो उसके अलावा अगर आप सभी वृक्षों को अगर आप एक साथ कर दें तो उसको कहा जाता है मिश्रित वन। तो प्रजाति बहुलता के आधार पर छत्तीसगढ़ में तीन वनों को तीन भागों में बांटा गया है। एक तो है आपका साल वन जो सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में, सेकंड आता है सागौन वन, और सबसे लास्ट में आता है आपका मिश्रित वन। तो सर्वाधिक देखा जाए तो हमारे यहाँ कोई एक पर्टिकुलर एक वृक्ष सबसे ज़्यादा नहीं है, सभी को मिलाकर सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में मिश्रित वन पाया जाता है। तो प्रजाति बहुलता के आधार पर मिश्रित वन हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। तो तीन भागों में बांटा गया है, देखा जाए तो इसको भी प्रजाति बहुलता के आधार पर तीन भागों में। पहला है मिश्रित वन। मिश्रित वन अर्थात इसमें साल और सागौन के अलावा साजा, बीजा, शीशम, खैर जितने भी अन्य यहाँ पर वृक्ष है वो सब के सब इसमें आ जाएगा, साल और सागौन को छोड़कर, क्योंकि सेकंड ही टाइप है आपका साल वन। सेकंड क्या हो जाएगा? साल वन, और तीसरा हो जाएगा सागौन, सागौन वन। ठीक है, तो प्रजाति बहुलता के आधार पर कितने भागों में बांट दिया गया है? तीन भागों में, मिश्रित वन, साल वन, और याद रखना तीसरा क्या है आपका? सागौन वन। ठीक, तीन है। देखते हैं मिश्रित वन। सबसे पहले हम देख लेते हैं साल वन के बारे में, इसको अच्छे से पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम मिश्रित वन को देखेंगे। देखिए, इसका आप नाम देखेंगे, वैज्ञानिक नाम क्या है साल वन का? तो मैं आपको अपनी पहली क्लास में भी बता चुका हूँ, सबसे पहला क्लास जो यूट्यूब में डाला हुआ है। साल वन का वैज्ञानिक नाम है शोरिया रोबस्टा। क्या नाम है इसका? शोरिया रोबस्टा। साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? शोरिया रोबस्टा। अगर इसका बोल दिया जाए कि स्थानीय नाम क्या है,
साल वृक्ष का स्थानीय नाम क्या है? तो इसके स्थानीय नाम है सरई, याद रखिएगा। साल वृक्ष का स्थानीय नाम क्या है? सरई है। और इसको एक बीमारी होती है, याद रखना, बरसात के समय में साल वृक्ष में कीड़े लग जाते हैं। नमी की वजह से साल वृक्ष के अंदर कीड़े लग जाते हैं और इसी बीमारी को कहा जाता है साल बोरर। इस बीमारी को क्या कहा जाता है? साल बोरर। जो किसको होगा? साल वन में या साल वृक्ष में एक बीमारी होगा, उस बीमारी का नाम क्या है? साल बोरर। अर्थात इसमें दीमक जैसा कीड़ा लग जाएगा जो इसको खोखला कर देगा, जो कि बरसात के समय में होगा। और यही साल वृक्ष कहाँ पर? हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कुल वनों का लगभग 75% क्या है? साल वन है। ठीक, बस्तर के कुल वनों का लगभग 70% क्या है? 75% क्या है? साल वृक्ष है। अब आप सोच सकते हैं 100% में 75 तो क्या है? साल वृक्ष है। इसीलिए बस्तर को क्या कहा जाता है? इसलिए बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन से वन है या कौन से वृक्ष है? साल वृक्ष है, इसीलिए। ठीक है, और इसी वजह से देखिए, मैं अभी आपको क्या बताया, बस्तर में पाया जाता है। तो कौन कौन से ज़िले में? पूरे के पूरे बस्तर संभाग में पाया जाएगा ये। ठीक है, अभी बताए हैं पूरे के पूरे बस्तर संभाग में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ का कुछ यहाँ पर मैप बनाऊँ कुछ इस प्रकार, तो साल वृक्ष अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे बस्तर संभाग में मिलेगा आपको। यहाँ पर ये पूरा का पूरा साल वृक्ष है। सेकंड में अगर आप देखेंगे तो ये मैकल श्रेणी वाले क्षेत्र में मिलता है। सेकंड अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ पर मिलेगा? मैकल श्रेणी वाले रेंज में मिलेगा। तीसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दुर्ग सीमांत उच्च भूमि वाला है। यहाँ पर दुर्ग रायपुर या दुर्ग सीमांत उच्च भूमि जिसको आप बोलते हैं, यहाँ पर भी है। कुछ हिस्से में है, यहाँ पर जशपुर पाट प्रदेश वाले क्षेत्र में है। जशपुर पाट प्रदेश में भी पाया जाता है। ठीक, कुछ आपको छुरी मतरिंगा की पहाड़ी वाले क्षेत्र में भी मिलेगा। तो इस क्षेत्र में है, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट 3 है। मैकल श्रेणी में पाया जाएगा, पूरे के पूरे बस्तर संभाग में पाया जाएगा, और उसके अलावा कहाँ पाया जाएगा? जशपुर पाट प्रदेश वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। और ये बस्तर संभाग में भी सबसे अच्छा सर्वोच्चतम किस्म का अगर बोल दिया जाए, सर्वोच्चतम किस्म का कहाँ पर मिलेगा? सर्वोच्चतम किस्म का साल वृक्ष कौन सी स्थान पर मिलेगा? तो वो बस्तर संभाग का यहाँ पर एक है, उसका नाम है कोंडागांव। तो कोंडागांव का कौन सा क्षेत्र? कोंडागांव का आता है केशकाल घाटी। कोंडागांव का कौन सा? केशकाल घाटी। और केशकाल घाटी कहाँ पर है? ये है कोंडागांव में, जहाँ पर 12 मोड़ है। और इसी केशकाल घाटी का ही एक अन्य नाम क्या है? तेलिन घाटी। तेलिन माता का मंदिर होने के कारण इसका एक अन्य नाम है तेलिन घाटी। ठीक है, तो ये है साल वृक्ष के बारे में, साल वन के बारे में। सबसे अच्छा किस्म का, सर्वोच्चतम किस्म का साल कहाँ पर मिलेगा आपको? केशकाल घाटी में, तेलिन घाटी में, जो कि कोंडागांव में है। विस्तार पूछ दिया जाए, पूरा तो पूरा बस्तर संभाग में है, मैकल श्रेणी वाले क्षेत्र में है, छुरी मतरिंगा वाले क्षेत्र में भी है, जशपुर पाट में भी है, दुर्ग सीमांत उच्च भूमि वाले क्षेत्र में है। मुख्य रूप से आपको 3 याद रखना है। सर्वोच्चतम किस्म का आपको मिलेगा कहाँ? केशकाल में। और बस्तर को ही साल वनों का द्वीप कहा जाता है क्योंकि बस्तर के कुल वन क्षेत्र का लगभग 75% केवल और केवल साल वृक्ष ही है। ठीक है, स्थानीय नाम है सरई, वैज्ञानिक नाम है शोरिया रोबस्टा, और इसको होने वाली बीमारी का नाम है साल बोरर। तो ये तो रहा साल वृक्ष के बारे में, साल वन के बारे में। लेकिन अगर आप इसका देखेंगे परसेंटेज, तो ये हमारे राज्य के कुल वन का लगभग 40 राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 40.56% क्षेत्रफल में पाया जाता है। प्रतिशत में देखेंगे तो 40.56% है। अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा 24,4 वर्ग किलोमीटर। कितना? 24,244 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में आपको छत्तीसगढ़ में क्या मिलेगा? साल वृक्ष, साल वन। तो परसेंटेज में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये है 40.56% है आपका। ठीक है, देखते हैं अगर आप सेकंड देखते हैं सागौन।
सागौन का वैज्ञानिक नाम क्या है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो? अगर आपको दे दे कि साल वृक्ष का, साल वन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये है टेक्टोना ग्रांडिस। इसका अगर आप देखेंगे तो वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रांडिस। ठीक है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। साल वृक्ष का वैज्ञानिक, सागौन का वैज्ञानिक नाम क्या है? टेक्टोना ग्रांडिस है। अगर देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा, तो ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाएगा, ऐसा आप देखेंगे इसका विस्तार। सबसे पहले देख लेते हैं इसका विस्तार। विस्तार पूरा का पूरा आपको मिलेगा बस्तर संभाग में। विस्तार इसका कहाँ पर है? पूरे के पूरे बस्तर संभाग में। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक कहाँ पर है, बस्तर में भी सर्वाधिक कहाँ पर है और सबसे सर्वोच्च किस्म का कहाँ पर मिलता है। ये अगर दोनों क्वेश्चन आ जाए कि बस्तर के में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है, तो वो है नारायणपुर का कुर्सेल घाटी। और कुर्सेल घाटी यहाँ पर कहाँ पर है? ये नारायणपुर में है। याद रखना है, आप सागौन को तो आप अपने घर में भी लगा सकते हो, लेकिन उसको आपके घर में भी लगा है तो उसको काटने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप साल वृक्ष लगा तो लोगे, लेकिन उसको काटने के लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है कि आप अपने घर में भी साल वृक्ष सागौन को काट रहे हैं उसको। ठीक है, तो याद रखना सागौन वृक्ष के बारे में। वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रांडिस, विस्तार है इसका बस्तर संभाग में, और इसका सर्वाधिक या सर्वोच्चतम किस्म का कहाँ मिलेगा आपको? कुर्सेल घाटी नारायणपुर में मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा इसको आप इसको खुरसेल कर लेना। खुरसेल घाटी है ये, खुरसेल आप उसको खुरसेल कर लेना। ठीक है, तो ये तो रहा आपका छत्तीसगढ़ में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि देखिए यही सागौन वृक्ष जो है, सागौन वृक्ष बर्मा में पाए जाने वाले, बर्मा में ये क्वेश्चन आ चुका है, बर्मा में पाए जाने वाले सागौन वृक्ष के जैसा ही है, वृक्ष जैसा है। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर पाए जाने वाले सागौन वृक्ष छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले या कुर्सेल घाटी में पाए जाने वाले सागौन वृक्ष के बराबर है? तो वो है, उसके समान कौन सा मिलेगा आपको? बर्मा में पाए जाने वाले जो सागौन वृक्ष है वो उससे समानता रखता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 5 बोल सकते हैं आप 9.5% के आसपास हमारे यहाँ क्या है? सागौन वृक्ष है। तो 9.42% क्या है? सागौन वृक्ष है हमारे छत्तीसगढ़ में, राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का। जैसे कुल वन क्षेत्रफल का 40.56% क्या है? साल है, तो सागौन कितना है? 9.42% है। अगर क्षेत्रफल में देखेंगे तो ये है 5633 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 5633 वर्ग किलोमीटर है। और ये कितना है? 24 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब तीसरा आता है आपका मिश्रित वन। तो स्वाभाविक सी बात है, साल हो गया, सागौन हो गया, तो जितने भी बचे हुए अन्य वृक्ष हैं या वन हैं वो सभी के सभी किस में आ जाएंगे? मिश्रित वन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो याद रखना है इसका विस्तार, अगर आप देखिए इसका तो वैज्ञानिक नाम होगा नहीं, क्योंकि मिश्रित वन में तो कई आ जाएंगे, साजा, बीजा, शीशम, खैर, ये सब के सब किस में आ जाएंगे? मिश्रित वन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसका विस्तार अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो विस्तार में आ जाएगा मध्य छत्तीसगढ़। पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे मध्य छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा मिश्रित वन मिलेगा। ठीक, तो अर्थात मध्य छत्तीसगढ़ मतलब ये पूरा का पूरा कैसा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? मिश्रित वन पाया जाता है, याद रखना आपको। ठीक, तो राज्य अगर बोल दिया जाए कि प्रजाति बहुलता के आधार पर सबसे अधिक वन कौन सा है, तो प्रजाति बहुलता के आधार पर सबसे अधिक है आपका मिश्रित वन। ठीक, अगर आप देखेंगे प्रतिशत में तो देखिए 40.56% तो साल है, 9.42% आपका सागौन है। और अगर आपसे मिश्रित वन पूछ दिया जाए तो मिश्रित वन का प्रतिशत है 43.52%। उसका कितना था? 43.13% था आपका आरक्षित वन का। ये कितना है? 43.52%। ठीक, अगर आप संरक्षित वन की बात करते थे तो वो कितना था? लगभग आपका 40.2% के आसपास, और ये कितना है? 40.56% के आसपास।
तो 43 और 40, उसमें भी 43 और 40 था। तो यहाँ पर परसेंट याद रखना, पॉइंट के बाद का थोड़ा सा डिफरेंस है, पॉइंट के बाद भी आपको याद रखना है। तो अगर आप एरिया में आगे इसको निकालेंगे तो एरिया में होगा आपका 26,018 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 26,000, ये कितना है 26,000, और इससे थोड़ा कम है, ये 40% है, तो ये कितना हो जाएगा 24,244, और ये हो जाएगा 26,018 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य छत्तीसगढ़ के में पाया जाता है, अर्थात मैदानी क्षेत्र में मिलेगा आपको मिश्रित वन। मिश्रित वन के अंतर्गत सभी प्रकार के वृक्ष आ जाएंगे, साल और सागौन को छोड़कर, जो हमारे मध्य छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो मिश्रित वन को क्या इसके लिए क्या अधिक जल की जरूरत पड़ेगी? नहीं, इसके लिए सामान्य जल बोल सकते हैं, या फिर थोड़े कम जल की ज़रूरत पड़ती है, कम वर्षा की ज़रूरत होती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में कम वर्षा होती है, और ऊपर और नीचे अर्थात उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ अधिक वर्षा होती है। तो उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ अर्थात सागौन और साल वृक्ष के लिए अधिक वर्षा की ज़रूरत है, और मिश्रित वन के लिए हमारे लिए एक सामान्य अर्थात जल की ज़रूरत तो है, लेकिन उसके लिए कम, उसके कंपैरिजन में कम पानी की ज़रूरत है आपके मिश्रित वन को। तो ये है प्रजाति बहुलता के आधार पर वनों का वर्गीकरण। तीसरा हम देखते हैं कि प्राकृतिक बहुलता के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, प्राकृतिक आधार पर को समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत ये समझना जरूरी है। ये आप सब समझते होंगे कि ये वाला है कर्क रेखा और इसके नीचे आता है मकर रेखा। मैं पूरा ये क्लास समझा चुका हूँ। भारत कौन से कटिबंध के अंतर्गत आता है? भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो भारत का हिस्सा छत्तीसगढ़ भी है, तो छत्तीसगढ़ की जलवायु भी कैसी होगी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं अभी बात कर रहा हूँ वन की, तो यहाँ कर्क रेखा से मकर रेखा, केवल अभी मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में पाई जाने वाली जलवायु को क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो क्या यहाँ पर पाए जाने वाले वन को आप उष्ण कटिबंधीय वन बोल सकते हैं? जी हाँ। तो यहाँ पर को आप क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय जलवायु बोलेंगे। तो क्या यहाँ पर पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत पाए जाने वाले देश की में पाए जाने वाले वन का भी कैसा होगा? वो वन उष्ण कटिबंधीय वन ही तो होगा ना, समझ रहे हो? तो छत्तीसगढ़ को प्रजाति बहुलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अगर आप देखेंगे तो उससे पहले एक काम करते हैं, उससे पहले ये समझते हैं कि ऐसा देश जिसकी जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, वहाँ का वन भी कैसा होगा? उष्ण कटिबंधीय होगा। अर्थात छत्तीसगढ़ में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाता है, ठीक, जो कि भारत में भी है। इसको आप एक काम करते हैं, इसको भारत में लिख लेते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण भारत में उष्ण कटिबंधीय क्या पाया जाएगा? वन भी तो पाया जाएगा, ठीक। और उष्ण कटिबंधीय वन को दो भागों में बांटा गया है। किसको? उष्ण कटिबंधीय वन को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन, और दूसरा होता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, या इसी को बोलते हैं पतझड़ वाले वन, ठीक। कितने प्रकार से हो गए वन? दो प्रकार से हो गए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन और उष्ण कटिबंधीय पतझड़ या पर्णपाती वन। सदाबहार वन का अर्थ होता है कि ऐसा वन जहाँ की वृक्ष अपने पत्तियों को गर्मी के समय में झड़ने नहीं देते, या बोलेंगे गलत। देखिए, ये मान लीजिए ये वाला क्षेत्र है। भारत का केवल और केवल दो क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। एक है आपका पश्चिमी घाट और एक आता है मेघालय। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कि कोई भी पौधे या कोई भी वृक्ष क्या अपनी पत्तियाँ नहीं गिराएंगे गर्मी के समय में? नहीं गिराते हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी डेंसिटी में, इतने डेंस हैं यहाँ के पौधे, जहाँ पर वृक्ष अगर 1 लाख की संख्या में हैं, तो ज़रूरी नहीं कि अप्रैल में गर्मी पड़े तो 1 लाख का 1 लाख पूरे के पूरे वृक्ष अप्रैल में अपना पूरा का पूरा क्या गिरा दे? पत्तियों को गिरा दे। और पत्तियों को गिराने का कारण होता है वो अपने से
जो पानी है वो पानी की कमी को पूरी करते हैं। अगर वहाँ पर मान लीजिए गर्मी के समय में उनको पानी नहीं मिल रहा है उन पौधों को, तो क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पर सदाबहार वन पाए जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्ष अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, गिराते हैं। 1 लाख अगर मान लीजिए वृक्ष है तो ये कभी भी ऐसा नहीं है कि साल में एक ही समय ऐसा आएगा। एक सब वृक्ष की अलग अलग क्वालिटी होती है, तो कोई वृक्ष जनवरी में अपना पत्ता गिराएगा, कोई फरवरी में, कोई अलग अलग क्वालिटी का। तो दिसंबर तक पूरे के पूरे अलग अलग वृक्ष अलग अलग माह में अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो मान लीजिए 1 लाख वृक्ष में 10,000 पहले महीने में, फिर 10,000 दूसरे महीने में, उसके बाद तो फिर पत्ती आ जाती है। तो अगर 1 लाख में 10,000 अगर अपनी पत्तियां गिराते हैं पहले साल, तो 90 में तो पूरे के पूरे अभी भी पेड़ वो पत्ती लगे हुए हैं। तो आपको देखने से ये नहीं लगता कि उसमें वहाँ के पूरे पेड़ जो है अपनी पत्तियां गिरा दी हैं, क्योंकि 10,000 गिराई है लेकिन 90,000 अभी भी तो है। इसलिए देखने पर आपको वहाँ पर ऐसा लगता है कि अभी भी गर्मियों में भी यहाँ पर सदाबहार मतलब पूरे के पूरे बहार छाया हुआ है, इसलिए ऐसे वन को कहा जाता है सदाबहार वन। ठीक है, तो पत्तियाँ गिराती हैं लेकिन बहुत डेंस होने के कारण, बहुत अधिक वृक्ष होने के कारण वो हमको पता नहीं चल पाता। ठीक, तो इसीलिए इसको सदाबहार वन बोलते हैं। भारत में केवल 2 ही क्षेत्र है जहाँ पर सदाबहार वन मिलेगा, एक तो पश्चिमी घाट है और आपका दूसरा आता है मेघालय वाला क्षेत्र है। लेकिन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पत्तियाँ जो है यहाँ क्योंकि सामान्यतः यहाँ पर सदाबहार वन तभी पाया जाएगा जहाँ पर अधिक वर्षा होती है। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 250 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। और जहाँ पर कम वर्षा है वहाँ पर स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर पेड़ पौधे भी कम होंगे। तो अब मान लीजिए यहाँ पर पेड़ पौधे कम हैं, 10,000 ही पेड़ पौधे हैं, और गर्मी का समय आया तो 9,000 अपना पूरे के पूरे 9,000 वृक्ष अपना पत्ते गिरा दिए। तो 10,000 में 9,000 गिरा दिए मतलब आप तो पूरा वीरान पड़ जाएगा वो क्षेत्र। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पूरा का पूरा पर्णपाती मतलब पतझड़। यहाँ पर भी पूरे के पूरे गिरा रहे हैं लेकिन ये एक एक माह में अपने अपने पत्तियाँ गिराते हैं तो पता नहीं चलता। लेकिन ये एक साथ अप्रैल में अपने पूरे पानी की कमी को दूर करने के लिए पत्तियों को झड़ा देते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पर्णपाती या पतझड़ वन कहा जाता है। और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है, लिख लीजिएगा, उष्णकटिबंधीय, क्या लिखेंगे आप, लिख देता हूँ, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। और दूसरा जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या पतझड़ वाले वन। ठीक है, तो मैं भी क्या बोला, सदाबहार वन कहाँ पाया जाएगा, केवल पश्चिमी घाट में और मेघालय वाले क्षेत्र में। तो छत्तीसगढ़ में क्या ये पाया जाएगा, क्या छत्तीसगढ़ में सदाबहार वन नहीं पाया जाता? तो छत्तीसगढ़ में कौन सा वन होगा, छत्तीसगढ़ में होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वाले वन ही मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में। और उसकी भी 2 अलग अलग यहाँ पर क्राइटेरिया है, कौन कौन सा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क। आर्द्र किसको बोलेंगे, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 100 से 150 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा होती है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, आर्द्र। आर्द्र मतलब होता है मॉइस्चर, नमी। तो जहाँ पर अधिक वर्षा है, इससे तो कम है लेकिन मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ पर 100 से 150 सेंटीमीटर से के बीच वर्षा होती है वो क्षेत्र क्या कहलाता है, आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। और जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है वो वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। शुष्क मतलब सूखा। अब आप बताइए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र मतलब जहाँ पर अधिक वर्षा होगी, क्या वहाँ की लकड़ी को आप जलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ की लकड़ी का यूज़ केवल और केवल वनोपज के लिए होता है। वनोपज के लिए ही इसका आप क्या करते हैं, उपयोग कर पाएंगे। क्या आप इसको लकड़ी को जला पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि लकड़ी गीली है। ठीक, तो शुष्क मतलब वो स्थान क्या है, सूखा है, और स्थान सूखा है मतलब वहाँ का वन, जो वहाँ की लकड़ी है वो भी सूखी है। इसलिए शुष्क वन में, शुष्क पर्णपाती वन में यहाँ की लकड़ियों का प्रयोग वनोपज के साथ साथ वनोपज व जलाऊ लकड़ी के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। लकड़ी के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है।
समझ आ रहा है। गिरी लकड़ी है इसलिए केवल वनोपज, वनोपज मतलब वन से जो भी उपजा है उसके लिए उसको यूज़ करेंगे, और यहाँ पर वन से उपजा है उसके साथ साथ यहाँ पर उसकी लकड़ी को जलाने के लिए भी यूज़ करेंगे। तो आप छत्तीसगढ़ में कैसे वन पाए जाते हैं बोला जाए तो छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वाले वन हैं। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि छत्तीसगढ़ में पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। समझ रहे हो छत्तीसगढ़ में कैसे वन है, पतझड़ वाले वन है जिसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र और उष्णकटिबंधीय शुष्क आपको दोनों मिलेगा। तो अगर आप परसेंटेज की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो पर्णपाती वन है उसका प्रतिशत है 47.69%। कितना है? 47.69%। और ये है आपका, ये वाला आपको मिलेगा 51.65%। कितना है? शुष्क आपको मिलेगा 51.65%। तो आप ये बोल सकते हैं कि प्राकृतिक आधार पर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्या मिलेगा आपको? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो दोनों में सर्वाधिक क्या है? छत्तीसगढ़ में मुख्यतः क्वेश्चन आया, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः कौन से वन पाए जाते हैं? तो मुख्यतः पाया जाता है शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। तो अभी मैं आपको बताया था कि जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर, मतलब पानी जिसमें ऐसे वृक्ष जहाँ पर जिसको कम पानी की ज़रूरत होती है वहाँ पर मिश्रित वन आता है। अभी आपको मैं बताया था। तो शुष्क में क्या यहाँ पर मिश्रित वन आएगा क्या? हाँ, यहाँ पर दोनों में क्या आ जाएगा, याद रखना है आपको, मिश्रित वन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जहाँ उत्तर और दक्षिण में क्या मिलेगा? साल और सागौन मिलेगा, और यहीं पर अधिक वर्षा होती है। तो साल और सागौन जो है वो आप क्या जाएंगे? आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत, और मिश्रित आ जाएगा आपके शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत। तो इसमें कहाँ क्या पाए जाते हैं? मिश्रित वन पाए जाते हैं, या मिश्रित वन इसके अंतर्गत आता है। और इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा साल व सागौन वन इसके अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पानी की ज़रूरत इसको अधिक होती है, इसीलिए यहाँ पर पानी देखिए ना, आर्द्र है मतलब नमी है, अधिक है। ठीक है, 100 से 150 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा है, और 100 से 150 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा आपको छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलेगा? एक तो उत्तर वाले क्षेत्र में मिलेगा, दूसरा दक्षिण वाले क्षेत्र में। इसीलिए साल और सागौन आपको आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है, और मिश्रित वन आता है आपका किसके? शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। ठीक, तो आपको याद रखना है ये सभी चीज़ें हो गई। प्रजाति बहुलता के आधार पर हम आपको प्रशासनिक आधार पर देख लिए, पहला 3 भागों में, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। दूसरा हम देख लिए प्रजाति बहुलता के आधार पर, उसको भी देख लिए। पहला होता है मिश्रित वन, दूसरा साल, तीसरा सागौन। तीसरा आता है प्राकृतिक आधार पर। तो प्राकृतिक आधार पर हम देख लिए। याद रखना भारत में 2 भाग है। ठीक, भारत में 2 है। मोस्टली आप पूरा पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए आपको बताया हूँ। और उसमें भी सदाबहार वन हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में कैसा है? मुख्यतः क्या पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वाले वन। पर्णपाती को ही कहा जाता है पतझड़, पर्ण मतलब होता है पत्ता। ठीक है, पतझड़ वाले वन। और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क और आर्द्र। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शुष्क पर्णपाती वन है, ना कि आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ का। ये उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ रहा होगा।